हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए एक नए कंसेप्ट पर आज बात करते हैं। आप बहुत लोग इसको जानते भी होंगे और वो कंसेप्ट है पॉलिटिक्स ऑफ को ऑप्शन, सह विकल्प की राजनीति। इस पर हम इसलिए बात करना चाहते हैं क्योंकि इसका कंटेक्स्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के समय की बात करें या ब्रिटिश सरकार की बात करें या अभी के राजनीति की हम बात करें, उसमें यह समझना बहुत जरूरी है कि सह विकल्प की राजनीति और पॉलिटिक्स ऑफ को ऑप्शन कैसे काम करती है और क्यों काम करती है। तो सबसे पहले हम ये जो सह विकल्प की राजनीति है, इसको हम डिस्कस करना चाहते हैं। जो खास करके जो यहाँ के दलित, पिछड़े या मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ पीपुल रहा है, उनके आंदोलनों को, उनके मांगों को, उनके राजनीति को खत्म करने के लिए, चाहे उनके इस उभार को रोकने के लिए इस राजनीति का इस्तेमाल किया जाता है, उनके मांगों को रोकने के लिए। तो इसको जब समझना है, सह विकल्प की राजनीति कैसे इमर्ज होती है, इसको समझना है, तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि उसके सामने कौन सी राजनीति चल रही होती, कौन सी वो शक्तियां होती हैं जिसके वजह से या जिसके बदौलत ये राजनीति पनपती है। तो भारत जैसे समाज में, भारत जैसे देश में दो तरह की शक्तियां हमेशा रही हैं। एक वो जो हमेशा से शोषण करती रही हैं और एक वो जो हमेशा से शोषित रही हैं। जो शोषक वर्ग रहा है वो हमेशा यहाँ स्टेटस को बनाए रखना चाहता है, चाहे वो धर्म के नाम पर बनाए रखना चाहे, चाहे देश की एकता के नाम पर बनाए रखना चाहे, या शांति के नाम पर बनाए रखना चाहे, या लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर बनाए रखना चाहे, या कानून के शासन के रूप में बनाए रखना चाहे। और वो उन लोगों को रोकने का प्रयास करता है जो लोग शोषित हैं, जो हमेशा से जिनका शोषक हुआ है। अगर वो सत्ता को चैलेंज करते हैं, अगर राजनीति को चैलेंज करते हैं, पब्लिक इंस्टीट्यूशन में, पब्लिक सेक्टर में प्रतिनिधित्व के रूप में कुछ डिमांड करते हैं, उनकी मांग करते हैं, धार्मिक और जातीय शोषण को खत्म करने की अगर बात करते हैं, तो उनसे वो उस वर्ग को खतरा होता है जो शोषक है। तो नया नया नरेटिव वो गढ़ने की कोशिश करता है, डेवलप करने की कोशिश करता है। जैसे नेशनल इंटरेस्ट की वो बात करेगा, यूनिटी की बात करेगा। जब आप न्याय की बात करेंगे, प्रतिनिधित्व का बात करेंगे, अधिकार का बात करेंगे, शोषण खत्म करने का बात करेंगे, तो कहेगा कि नहीं नहीं, हम सबसे पहले नेशनल यूनिटी की बात करेंगे। जैसे राष्ट्रीय आंदोलन के समय जब दलित पिछड़े वर्गों का डिमांड होता था कि नहीं, सबसे पहले समाज में सुधार, जाति व्यवस्था का अंत हो, शोषण का अंत हो, तो जो राष्ट्रीय आंदोलन में जो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने वाला अपर क्लास था और कास्ट था, वो कहता था कि नहीं, सबसे पहले अंग्रेजों से आज़ादी की जरूरत है। जबकि जो पिछड़ा वर्ग था वो कहता था कि नहीं, हमारे देश में भी हमें ब्राह्मणवादी व्यवस्था से आज़ादी की जरूरत है पहले, क्योंकि उसको दिखता था कि अंग्रेज अगर रहेंगे तो यहाँ पर मॉडर्न एजुकेशन आएगा, अंग्रेज अगर रहेंगे तो हमें कुछ हक मिलेगा शासन प्रशासन के अंतर्गत, जो कि बहुत सारे प्रदेशों में देखा गया। मद्रास प्रेसिडेंसी में आप देखें, बॉम्बे प्रेसिडेंसी में आप देखें। तो उनका यह तर्क था, वो चैलेंज करते थे इस हेजिमनी को कि राष्ट्रीय आंदोलन के नाम पर हम शोषण को खत्म करने की बात न करें, प्रतिनिधित्व को खत्म करने की बात न करें, आरक्षण लेने की बात न करें। तो एक सामने वर्चस्वशाली वर्ग होता है, हेजमनिक क्लास होता है, जो कभी नहीं चाहता है कि उसके सत्ता को किसी वर्ग या व्यक्तियों के समूह द्वारा कोई चैलेंज मिले। वो हमेशा उसको बनाए रखना चाहता है, अपने हेजमनी को बनाए रखना चाहता है। जैसे एक एग्जांपल लीजिए, 1967 से पहले इस देश में कांग्रेस का हेजमनी था। हेजमनी ये था कि कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय आंदोलन लड़ी है, अंग्रेजों को उसने भगाया है,
और उसके वोटिंग का क्या पैटर्न होता था, वो लोकल लेवल के जो नोटेबल्स का मतलब पैसे वाला व्यक्ति, नोटेबल्स का मतलब सामंत, नोटेबल का मतलब साहूकार, वो बाकी लोगों को, जो भी दलित, पिछड़े या मेजोरिटी बहुजन होते थे, उनको कैप्टिव वोटर समझता था, क्योंकि वही उनको रोजगार देता था, काम देता था, पैसे देता था जरूरत के समय। तो लोग भी नहीं समझते थे कि हमारे वोट की कीमत क्या है। और उसी पर सरकार जो कांग्रेस की है 47 से लेकर 67 तक बनी रही, कोई डिस्टर्बेंस नहीं हुआ। इस प्रोसेस को ना तो नेहरू ने तोड़ा, ना इंदिरा गांधी ने तोड़ा, किसी ने नहीं तोड़ा। और ये कैसे टूटा? जब लोगों में अवेयरनेस आने लगी, खास करके दलित पिछड़े वर्ग के नेता जब पनपने लगे, उनका स्टडी होने लगा, रिसर्च होने लगा, वो जानने लगे, तब वो वोट की कीमत समझने लगे और अपने नेता को चुनने का उन्होंने शुरुआत किया। तो दोस्तों, एक जो वर्ग होता है, जो रूलिंग क्लास होता है, वो कभी नहीं चाहता है कि उसके सत्ता में कोई फेरबदल हो। वो फ्लेक्सिबल तरीके से सत्ता को चलाते रहे। किस नाम पे? राष्ट्रीय एकता के नाम पे। किस नाम पे? और अपने आप को दिखाता है कि हम बहुत ही ऑब्जेक्टिव है, वस्तुनिष्ठ है, हम जाति, धर्म, वर्ग से ऊपर उठे हुए लोग हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं है, ऐसा है ही नहीं। जिसके पास ये सारी सुविधाएं आ जाती हैं ना, तो जाति और वर्ग से ऊपर उठने का जो नैरेटिव सेट करता है, क्योंकि उसके पास मीडिया होता है, संचार की व्यवस्था होती है, उसको इस रूप में प्रोजेक्ट किया जाता है कि ये इन सब चीजों से ऊपर है। लेकिन अल्टीमेटली उसके तह में जाकर के आप देखिएगा ना, तो ये पता चलेगा कि वो किस वर्ग का हिमायत करता है, किस वर्ग को बढ़ाता है। और ये को ऑप्शन की राजनीति इसी कंटेक्स्ट में आना शुरू हुआ। 1947 से 1967 तक कांग्रेस को कोई चैलेंज करने वाला नहीं था इस देश में। हम इस पर भी आएंगे कि ओबीसी का नेतृत्व शुरू से क्यों नहीं डेवलप होने दिया गया, उस पर हम लोग अलग से आएंगे। लेकिन सबसे पहले अभी को ऑप्शन के राजनीति को समझिए। तो जो वर्चस्वशाली नेतृत्व होता है, हेजेमनिक क्लास होता है, जब उसको लगने लगता है कि जो अभी तक हाशिए पर थे, जो फ्रिंज थे, जो पेरिफेरी पर थे, जब वो जागरूक होने लगते हैं, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होने लगते हैं, तो उनको वो हेजिमनिक जो आइडियोलॉजी है, जिसके माध्यम से उस देश में बहुसंख्यकों पर राज किया जा रहा है, और उनके अंदर से अगर कोई नेतृत्व बाहर आ रहा है, तो उसको रोकने के लिए एक नई नीति जो है वर्चस्वशाली वर्ग के द्वारा, जातियों के द्वारा, समुदायों के द्वारा एडॉप्ट किया जाता है, लागू किया जाता है, जिसको हम कहते हैं को ऑप्शन की पॉलिटिक्स ऑफ को ऑप्शन, सह विकल्प की राजनीति। यह एक विचारधारा है डोमिनेंट क्लास का, हेजिमनिक क्लास का। और वो क्या करता है? जैसे आप एक एग्जाम्पल लीजिए, जब अंबेडकर दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के अधिकारों की बात कर रहे थे, तब जो हिंदुत्ववादी विचारधारा के लोग थे या जो रिलीजियस विचारधारा के लोग थे, वो कोशिश ये करते थे कि इनको इसी विचारधारा में को ऑप्ट कर लिया जाए। वो ये कहते थे कि नहीं, हम हिंदू धर्म में रिफॉर्म चाहते हैं, हम बदलाव चाहते हैं, जो गलत प्रैक्टिसेज हैं उसको खत्म करना चाहते हैं। अंबेडकर जी, आप हमारे साथ आ जाइए, हमारी जो हिंदू धर्म की या इस्लाम धर्म की या सिख धर्म की जो व्यवस्था है, उसमें आप शामिल हो जाइए। हम जातिवाद खत्म कर देंगे, जातिवाद को हम कम करेंगे। लेकिन वो जो भी लोग ऐसा कह रहे थे, वो अपने मूल विचारधारा को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। जातिवाद की व्यवस्था सनातन रूप में जारी करने, उसे लागू रखने की बात हो ही रही थी। अंबेडकर ये बात समझ रहे थे, इसलिए उन्होंने अलग आइडेंटिटी बनाने की, ये जो हेजमनी है को ऑप्शन की, इसको उन्होंने एक्सेप्ट नहीं करने की ठान ली। और यही नतीजा है कि 1956 में, जो भी ईयर होगा उसको आप वेरीफाई कर लीजिएगा, वो बुद्धिज्म की तरफ मूव करते हैं, एक अलग आइडेंटिटी बनाने के लिए। इस सह विकल्प के राजनीति का काट था एक अलग आइडेंटिटी बिल्ड करना।
ये सह विकल्प की राजनीति एक हेजेमनिक आइडियोलॉजी है, जिसमें अगर कोई आपका एडवर्सरी है तो उसको ये कह करके कि आइए हम आपको एक नया पोस्ट देंगे, इसमें इस विचारधारा में हम एक अच्छा रिस्पेक्ट आपको देंगे और इस माध्यम से आपको उसी में शामिल कर दिया जाएगा और उसी राजनीति उसी विचारधारा के आप होके रह जाएंगे। मतलब आप एक वैकल्पिक राजनीति डेवलप ही नहीं कर पाएंगे। ये बहुत ही खतरनाक हथियार है वर्चस्वशाली वर्ग का। इसमें बहुत सारे अंबेडकर के कंटेम्प्रोरी नेता शामिल हो गए, उनको नया नया पोस्ट का लालच दिया गया। उन्हें कहा गया कि हिंदू धर्म में हम आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, इसलिए आप इसमें शामिल हो जाइए। कांग्रेस ने बाबू जगजीवन राम को खड़ा किया। बाबू जगजीवन राम गांधीनियन पॉलिटिक्स के सपोर्टर थे। वो कहते थे कि वर्ण व्यवस्था अच्छी चीज है, ये डिवीजन ऑफ लेबर है। उनको को ऑप्ट किया गया। जो जगजीवन राम एक नए राजनीतिक विकल्प खड़ा कर सकते थे, उनको को ऑप्ट करके उन्हें डॉक्टर अंबेडकर के खिलाफ खड़ा किया गया। कांग्रेस ने अपना दलितों के लिए एक नया फ्रंट बनाया, उसमें इनको शामिल किया और उन सारे रिचुअल्स को, उन सारे चीजों को जस्टिफाई किया जो दलितों के खिलाफ थे। मतलब ये कि एक नया एडवर्सरी जो खड़ा हो सकता था कांग्रेस के खिलाफ, अंबेडकर के साथ मिलकर उसको वहीं पे ब्लॉक कर दिया गया। यही हाल हुआ ऑल इंडिया बैकवर्ड कास्ट पॉलिटिक्स के साथ। जो भी लोग उभर करके सामने आना शुरू किए, जैसे पंजाब राव देशमुख ऑल इंडिया बैकवर्ड क्लास फेडरेशन के फाउंडर थे और धीरे धीरे उनको कांग्रेस ने अपने विचारधारा में शामिल कर लिया। एक व्यापक क्रांतिकारी बदलाव का जो विकल्प तैयार हो रहा था, वहीं पे खत्म कर दिया गया। वो कांग्रेस के हेजेमनिक विचारधारा में शामिल हो गए और इस तरह से एक नया विकल्प उभर ही नहीं पाया। एक वैकल्पिक नेतृत्व जो ओबीसी का होना चाहिए, वो कभी उभरने ही नहीं दिया गया। वैसे ही ब्रह्म प्रकाश चौधरी, आपने नाम सुना होगा, दिल्ली के पहले ओबीसी शायद चीफ मिनिस्टर होंगे, यादव कम्युनिटी से आते थे। उनको भी इसी को ऑप्शन के पॉलिटिक्स में वो करके शामिल कर लिया गया। वो कभी भी वो कांग्रेस के हेजेमनिक आइडियोलॉजी से बाहर निकल ही नहीं पाए। कभी भी कास्ट क्वेश्चन के एक्सप्लॉइटेशन को, डिस्क्रिमिनेशन को एक नए तरीके से, नए विकल्प के तौर पर, नए नैरेटिव के तौर पर वो कभी एस्टेब्लिश कर ही नहीं पाए। और इसी वजह से ऑल इंडिया कास्ट फेडरेशन जो ओबीसी का बना था, वो कोलैप्स कर गया, खत्म हो गया। क्योंकि जो हेजेमनिक आइडियोलॉजी होती है, जो रूलिंग आइडियोलॉजी होती है, वो किसी वैकल्पिक आइडियोलॉजी को पनपने नहीं देना चाहती और उसके लिए वो को ऑप्शन की नीति अपनाती है। आपको उस सत्ता के सिस्टम में शामिल कर लेगी, आपको उसमें एडॉप्ट कर लेगी, आपको कोई पोस्ट दे देगी और आप ये खुश हो जाएंगे कि हम तो भाई अब मिनिस्टर बन गए, हम तो पार्टी के ये बन गए, हम पार्टी के वो बन गए। लेकिन आप जिस वर्ग की लड़ाई लड़ रहे होते हैं, उस वर्ग की लड़ाई को आपने बेच दिया। ये बखूबी हुआ। इतिहास में इसके उदाहरण भरे पड़े हैं। और आज भी आप देखिए कि जो भी बड़ी बड़ी पार्टियां कहती हैं कि हम सामाजिक न्याय के पक्षधर हैं, हम इस शोषित जाति का प्रतिनिधित्व करती हैं, सत्ता और पद के लालच में वो उस विचारधारा के साथ हो गई हैं जो विचारधारा उनका कभी भी न तो कल्याण किया है, न कल्याण करेगा। वही विचारधारा है जो उनपे हमेशा अत्याचार करता रहा है, उनके हक को मारा है, उनके आरक्षण को खाया है। जब आरक्षण की बात आती है तो मेरिट की बात सामने आ जाती है, लेकिन लोग ये भूल जाते हैं कि मेरिट बनता कैसे है। दशकों से, हजार सालों से आपने संसाधनों पर एक अधिकार रखा और उससे जो फायदा उठाया, शिक्षा लिया, बाकी चीजें ली और उस आधार पे आप कहते हैं कि ये मेरिट है। तो आज ऐसी पार्टियां उन्हीं लोगों के साथ हैं, वो उस एजेंडा के साथ, उस आइडियोलॉजी के साथ हैं जो इन्हीं वर्गों का हमेशा से विरोधी रही हैं। वो कहते हैं कि हम सत्ता में जाकर के बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन बहुत कुछ होता नहीं है, क्योंकि आपको उस विचारधारा के अनुरूप चलना होता है। जिस विचारधारा
ने आपको एक्सेप्ट किया है, आपने उसको अपने हिसाब से नहीं ढाला है और आपको ढालने भी नहीं दिया जाएगा। यहीं पे यह सवाल उठता है कि ओबीसी एससी एसटी के बहुत सारे नेता वैसे विचारधारा के साथ होते हैं जो उनकी विचारधारा कभी हो ही नहीं सकती, उनका शोषण हमेशा सुनिश्चित किया जाएगा। संविधान बदलने की बात होगी, आरक्षण खत्म करने की बात होगी, जब आपके हक की बात आएगी तो वही लोग आपके विरोधी हो जाएंगे, लेकिन वोट लेने की बात होगी तो आपके वो करीबी नजर आएंगे। ये पॉलिटिक्स ऑफ को ऑप्शन है, सह विकल्पता की राजनीति। जो शोषित वर्गों के प्रतिनिधि हैं उनको लगता है कि हम सत्ता में शामिल हो गए, लेकिन जो एजेंडा शोषित वर्गों का है, पिछड़े वर्गों का है, दलितों का है, वो कभी लागू नहीं करने दिया जाएगा। आप समझ रहे होंगे मैं किस तरफ इंगित कर रहा हूं। तो ये पॉलिटिक्स ऑफ को ऑप्शन जो है ये बड़ा ही खतरनाक है, और इसी खतरनाक होने के कारण 90 से पहले ओबीसी का कोई नेतृत्व नहीं उभरा इस देश में। 1990 से पहले आरक्षण क्यों नहीं लागू हो पाया केंद्र के स्तर पर, और जहां राज्यों में लागू हुआ आप उसका विरोध का पैटर्न देखिए, आप उठा के देखिए उस विरोध के पैटर्न को। कर्पूरी ठाकुर ने जब रिजर्वेशन लागू किया था तो क्या क्या नहीं उनको कहा गया, आप याद करिए। किस तरह से उनकी सरकार गिराई गई, किस तरह से उनको गालियां दी गई। 1990 में जब बीपी सिंह ने इसकी घोषणा की तब क्या हुआ। और इस पॉलिटिक्स ऑफ को ऑप्शन को डॉक्टर अंबेडकर बखूबी समझते थे। वो समझते थे कि अपना नेतृत्व डेवलप करना, अपने वर्गों का नेतृत्व डेवलप करना कितना जरूरी है। हमें इस चाल को समझना होगा कि जो डोमिनेंट आइडियोलॉजी होता है, हेजेमनिक आइडियोलॉजी होता है, वर्चस्ववादी आइडियोलॉजी होता है, वो हमेशा शोषित वर्गों के अलग पहचान को हमेशा दबाने या खत्म करने का प्रयास करेगा। इसमें कोई जरूरी नहीं है कि आपके साथ फिजिकल वायलेंस हो, ये आइडियोलॉजिकल लेवल पर किया जाता है। आइडियोलॉजिकल लेवल पर उसको राष्ट्रवाद का रूप दिखाया जाएगा, यूनिटी का रूप दिखाया जाएगा। जैसे उनके स्टेटस को उनके सत्ता को आप चैलेंज करेंगे तो आपको देश विद्रोही, देशद्रोही घोषित कर दिया जाएगा। जैसे अंबेडकर पर भी ये एलिगेशन लगा। जो आरक्षण की लड़ाई लड़ते हैं उनको कहा जाता है कि आप देश को तोड़ रहे हैं। ये तोड़ना नहीं है, जोड़ना है असल में। लेकिन वो तोड़ना इसलिए कहते हैं क्योंकि उनके वर्चस्व को आप चुनौती देने की बात कर रहे हैं। और इस नीति की वजह से, इस नीति की वजह से ओबीसी का नेतृत्व 90 तक आप देखें तो दबा हुआ था। 90 तक सेंट्रल लेवल पे आरक्षण देने की प्रयास जो भी हुई उसको खत्म करने के पीछे यही कारण थे, यह इसी राजनीति का कारण था। आपके मुद्दों पर डिबेट और डिस्कशन तक नहीं होने दिया जाता था। दिखाया जाता था कि राष्ट्र सबसे ऊपर है, आपका हक नहीं, आपका राइट नहीं। यूनिटी सबसे ऊपर है, आपका हक नहीं। पीस ज्यादा इंपॉर्टेंट है, भले आप शोषित हैं, भले ही आपका प्रतिनिधित्व नहीं है। तो लीडरशिप के डेवलपमेंट को रोकने के लिए, आपके वैकल्पिक राजनीति को रोकने के लिए यह सह विकल्प की राजनीति की जाती है। आपको अकोमोडेट किया जाएगा, आपको मिनिस्ट्री दे दिया जाएगा, आपका वॉइस चुप करा दिया जाएगा, आपके वॉइस ही नहीं रहेंगे, आपको प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद आप खूब खुश हैं, लेकिन उनसे पूछिए कि क्या आप पिछड़े वर्गों का एजेंडा लागू कर पाएंगे, तो महाशय के पास कोई जवाब नहीं होगा। क्योंकि जिस आइडियोलॉजी से वो बंधे हुए हैं वो आपके खिलाफ है। आपके हकों को, आपके अधिकारों को, उस व्यक्ति को उस विचारधारा में शामिल करके कभी मुद्दा बनने से ही रोक दिया जाएगा। ये है सह विकल्प की राजनीति, इसे समझने की जरूरत है। ये बहुत ही खतरनाक है। आजकल ये सनातन धर्म के नाम पर हो रहा है, राष्ट्रवाद के नाम पर हो रहा है। आप अपने हक का बात मत कीजिए, आप केवल राष्ट्रवाद 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 करते रहिए। जब आप रोटी की बात करेंगे तो तुरंत ओ भारत माता की बात ला देंगे, आप चुप हो जाएंगे। अब देखिए भारत के पार्लियामेंट में क्या हो रहा है। जहां पे शिक्षा रोजगार की बात होनी चाहिए उस पर सरकार को जवाब देना चाहिए या विपक्ष को पूछना चाहिए, तो हिंदू असली कौन है उस पर डिबेट हो रहा है।
आपके मुद्दे को पूरी तरह से खत्म किया जा रहा है। सिंबॉलिक तौर पर किसी को प्रदेश अध्यक्ष, किसी को नेता प्रतिपक्ष, किसी को प्रधानमंत्री, किसी को मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है, लेकिन आपके मुद्दे नहीं हैं, आपके मुद्दे गायब हैं। ये है सह विकल्प की राजनीति, ये है पॉलिटिक्स ऑफ कोऑप्शन, जिसमें आपकी वैकल्पिक जो भी राजनीति असली हो सकती है, जिसके आधार पर आप उन लोगों का कल्याण कर सकें जो आपके लोग हैं, आपका नेतृत्व डेवलप हो सकता है, उस नेतृत्व को ही डेवलप नहीं होने दिया जाता है। आपको बस खुश कर दिया जाता है, आपको उस पावर सर्किल में एडजस्ट कर लिया जाता है और बस आप हो जाते हैं चुप। और ये सह विकल्प की राजनीति ने, ये सह विकल्प की राजनीति ने पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों, महिलाओं को जितना ज्यादा नुकसान पहुंचाया है, इतना ज्यादा नुकसान पहुंचाया है कि इसकी कोई भरपाई नहीं हो सकती है अभी तक। इसलिए उन लोगों को यह समझने की जरूरत है कि वैकल्पिक राजनीतिक, वैकल्पिक विचारधारा, वैकल्पिक आइडेंटिटी, पहचान की राजनीति कैसे सुनिश्चित की जाए। सत्ता में आप जाइए, लेकिन सत्ता में जाने के बाद ये सबसे बड़ा सवाल आपके सामने है कि क्या आप उन लोगों के लिए काम कर पा रहे हैं जो मेजोरिटी में, हम दो चार अपवाद की बात नहीं कर रहे हैं, जो मेजोरिटी में, जिनके आधार पर, जिनके नाम पर आप सत्ता में आते हैं, क्या उनके लिए आप काम कर पा रहे हैं? उनमें एकता स्थापित कर पा रहे हैं? उनके अधिकारों का, प्रतिनिधित्व के अधिकार का, पहचान के अधिकार का आप पालन करा पा रहे हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है। तो दोस्तों, अगर आप भी राजनीति में इंटरेस्ट रखते हैं, राजनीतिक अधिकार के लिए लड़ना चाहते हैं, सामाजिक अधिकार के लिए लड़ना चाहते हैं, तो आपको यह सोचना होगा कि यह सह विकल्प की राजनीति कितनी खतरनाक उनके लिए खतरनाक नहीं है जो ऑलरेडी वर्चस्वशाली हैं, जो सत्ता में है सदियों से, जिनका संसाधनों पर कब्जा है। वो तो आराम से इस विकल्प की राजनीति को चला रहे हैं ना। लेकिन सह विकल्प की राजनीति उनको समझना जरूरी है जो आज तक वंचित हैं, जिन्हें अपना राजनीति करना है, जिन्हें अपना सत्ता स्थापित करना है, उन्हें इसको समझना होगा। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं, इस उम्मीद से कि इस विचारधारा को आप समझिएगा, इस सिद्धांत को आप समझिएगा और समझ पाइएगा कि सह विकल्प की राजनीति से वंचित तबकों को कितना नुकसान है, उसे कैसे दूर किया जाए। बिना समझे एक वैकल्पिक राजनीति की व्यवस्था, राजनीति का तौर तरीका आप डेवलप नहीं कर सकते। तो इसी के साथ नमस्कार, धन्यवाद, और आपसे उम्मीद करेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद।